Juhar, welcome to Learn Logically, be a Rational Human. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to Curiously Chemistry program, which not only helps you to develop a curiosity about chemistry, but also help you to understand and analyze things in crunchy way. So welcome to Curiously Chemistry, the Cations in Education. This is the second part to the introduction of chemistry. Earlier in its first video, we have covered that what is chemistry, different application of chemistry, various branches of chemistry, utility of chemistry. We have seen that chemistry is an evolved science from the ancient era to the modern era, and it has a great contribution of various Indian monks and Indian ancient techniques in the discovery of chemistry. And finally, we have concluded that chemistry is the only linkage between the physical world and biological world, hence it is called as the central science. मैं आशा करता हूं आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर अभी तक उसको आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पे जाके उसको जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। आज के इसके सेकंड पार्ट में हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, दैट मीन्स द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स ऑफ केमिस्ट्री एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें मैं इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूंगा जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सच एज बीएड एंट्रेंस, ओपीएससी, यूपीएससी या फिर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर जितने भी साइंस ओलंपियाड के एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और उसको क्रैक करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स चाहिए वो सब आपका क्लियर होगा। सो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट ट्रस्ट में आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए और आप अपने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या फिर अगर आप क्लास 10 या फिर 9th में है या फिर 11th में है तो आप अपने एकेडमिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो विदाउट बीइंग लेट, लेट्स बिगिन। So friends, as we all know that the whole universe is comprises of two things, that means the matter and energy, जहाँ पे कि हम मैटर को फिजिकली 4 सब ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड प्लाज्मा, जो कि हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में शिव शक्ति जैसे इंडियन मैथोलॉजी कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझा था। आज हम इस वीडियो में मैटर को केमिकली क्लासिफाई करेंगे। सो द मैटर can be chemically classified into two subgroup, that means the mixture and pure substances, जिसको कि हम इस टेबल से पढ़ेंगे। So matter are of two types, one is pure substances and second one is impure substances or mixture. The basic difference between the pure substance and a impure substance means pure substances are those substances which are made up of only one kind of matter. Pure substances are those substances which are made up of only one kind of matter, while impure substances can be made up of by more than one kind of matter. ठीक है, और प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि सिर्फ वन काइंड ऑफ मैटर से बना हुआ है, देन इसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है ये थ्रू आउट द मैटर और थ्रू आउट द सब्सटेंस कांस्टेंट होने की पूरी संभावना है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। सो दीज टू आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अगेन प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सब ग्रुप, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, and the impure substances or mixture can be classified into two subgroup, that means the homogeneous and heterogeneous. So elements हम किसको बोलते हैं? Elements cannot be broken down into the simpler substances, while compounds can be broken down into simpler elements by different chemical reactions. वो कैसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं homogeneous and heterogeneous mixture, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसका क्या मतलब होता है, मैं पहले आपको मिक्सचर समझा रहा हूँ, उसके बाद हम प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का जहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया गया है, जैसे कि शुगर प्लस वाटर और वाटर प्लस अल्कोहल, और यहाँ पे भी जैसे हेटेरोजीनियस में लिखा है सैंड प्लस शुगर और वाटर प्लस ऑयल। सो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है एक मिक्सिबल मिक्सचर।
एक मिक्सिबल मिक्सचर, दैट मीन्स आफ्टर मिक्सिंग और द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑलवेज रिलायज इन वन फेज, इसका हमेशा एक ही फेज होगा, वन फेज। बट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हमेशा मोर देन वन फेज होगा, जैसे कि हम इस एग्जांपल से देखेंगे। देखो सपोज ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल ग्रीन टी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर ग्रीन टी को डाल रहे हैं और उसको स्टीयर करके हम ग्रीन टी बना रहे हैं। सो द ग्रीन टी इज एक्चुअली मिक्सिबल इन दैट पर्टिकुलर वाटर। और शुगर और वाटर जब हम दे रहे हैं, तो जब हम एक पानी के ग्लास में शुगर ऐड कर रहे हैं, शक्कर ऐड कर रहे हैं, देन द शुगर इज कंप्लीटली मिक्सिबल इन दिस वाटर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए होमोजेनियस मिक्सचर। बट हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो यहाँ पर लिखा है देखो ऑयल एंड वाटर। सो ऑयल का एक डिफरेंट फेज होगा, एक डिफरेंट लेयर होगा, और वाटर का एक डिफरेंट लेयर होगा, दैट मीन्स बोथ द ऑयल एंड वाटर कॉन्स्टिट्यूट टू डिफरेंट फेजेस, that means they are immiscible in nature, that's why they are called as the heterogeneous mixture। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो दीज आर द डिफरेंशिएशन। सो एलिमेंट्स आर दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली one kind of atom, while compounds are those which are made up of more than one kind of atom। ओके, एलिमेंट सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम, लेकिन कंपाउंड क्या है, कंपाउंड मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। देन द एलिमेंट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट रिटेन्स ऑल इट्स प्रॉपर्टीज इज एन एटम। एलिमेंट का वो कौन सा सबसे छोटा चीज है जिसमें कि एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती है, उस वो होता है एक एटम। लेकिन एक कंपाउंड का क्या होता है, कंपाउंड का एक जो छोटा पार्टिकल होता है जिसमें कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है, वो होता है एक मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, क्योंकि बहुत सारे एटम को लेके हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल को लेके हम क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसके अंदर किसके मॉलिक्यूल है, कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं। और उस कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से हैं, कॉपर एटम है, सल्फर एटम है, ऑक्सीजन एटम है। इन्हीं सारे एटम को लेके कॉपर सल्फेट पहले एक मॉलिक्यूल बना, उसके बाद एक कॉपर सल्फेट का कंपाउंड बना। समझ में आ रहा है। लेकिन एलिमेंट में अलग है, कॉपर का एक एटम को लेके कॉपर का एलिमेंट बना। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दिस एलिमेंट एंड कंपाउंड। हेंस element cannot be broken down into simpler substances and compounds can be broken down into elements by the different chemical methods। ठीक है, लेकिन अभी हम ये देखेंगे जो कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, वो ज्यादातर कंपाउंड्स और मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में ज्यादातर ऑप्शंस में हमको कंफ्यूज करते हैं, तो अभी हम उसको देखेंगे। सो द डिफरेंशिएशन बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। Mixtures are those which contain two or more substances, while compound contains only single substances। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिक्सचर में चाहे वो ये ऑयल एंड वाटर हो या फिर ग्रीन टी हो, यहाँ पर मोर देन वन सब्सटेंस है, एक तो ऑयल है या फिर एक वाटर है। लेकिन इन कंपाउंड देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि कॉपर सल्फेट। या फिर आप यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हैं वाटर। वाटर इज ऑल्सो ए कंपाउंड बिकॉज वाटर के अंदर सिर्फ वाटर लाइक पार्टिकल है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है जहाँ पे कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मिक्सचर्स। द constituent may be present in any proportion, while in the compound the constituents are present in a definite proportions। yes, क्योंकि मिक्सचर में आप जितने भी ऑयल ले लो और जितने भी पानी ले लो, ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर रहेगा। सो दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंट प्रोपोर्शन। बट अगर आप पानी का एक मॉलिक्यूल बना रहे हो, देन यू शुड टेकन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट मीन्स H2 plus half O2 gives rise to 1 mole of H2O molecule। ओके, तो ये जो एक स्टोकियोमेट्री में आ रहा है कि हाइड्रोजन 2 रेशियो में और ऑक्सीजन 1 रेशियो में बना के 1 रेशियो का हमको वाटर मिलेगा। सो दिस इज ए डेफिनाइट डेफिनाइट composition of water molecule। So that's why water is a compound।
समझ में आ रहा है? उसके बाद हम देखते हैं इन मिक्सचर दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। यस, अगर हम शुगर पानी में अगर हम शुगर डाल रहे हैं या फिर सॉल्ट डाल रहे हैं, देन वो पानी में वो सॉल्ट का भी प्रॉपर्टी रह रहा है और वो पानी का भी रह रहा है, बिकॉज वो सॉल्ट प्लस वाटर को अगर हम ड्रिंक करेंगे देन द वाटर विल बी सॉल्टी इन द टेस्ट एंड दैट वाटर कैन ऑल्सो एक्सटिंग्विश द फायर, जो कि पानी का प्रॉपर्टी है। दैट्स वाई इन द मिक्सचर इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उसका प्रॉपर्टीज रिटेन रहता है। लेकिन कंपाउंड में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करता है, लेकिन पानी जो है वो आग को बुझाती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन मतलब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इंडिविजुअल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिटेन नहीं हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द कंपोनेंट्स में बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। यस, वी कैन सेपरेट ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, while in the compound the constituent can only be separated by one or more chemical reactions or different electrochemical methods, जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, so these are the basic differentiation between mixture and compound। तो अभी आप लोगों को एक रफ आइडिया हो गया होगा कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, वहां पे फिर होमोजेनियस मिक्सचर या फिर हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है। अभी मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगा जहां पे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। सो यस, दिस इज द चार्ट। So before going to that, mixture are of two types as we have already learned, that means the homogeneous and heterogeneous, and again homogeneous mixtures can be classified into true solution and alloys and heterogeneous into suspension and colloids। ये इसका क्या क्या मीनिंग है ये अगर हम देखेंगे तो ये इनका जो पार्टिकल साइज है या फिर वो सॉलिड सॉलिड है या फिर सॉलिड लिक्विड या फिर लिक्विड लिक्विड और गैसियस गैसियस, इन सारे फेज मतलब फिजिकल स्टेट्स के ऊपर आधार करके ये बड़ा सा क्लासिफिकेशन है जिसको कि हम सरफेस केमिस्ट्री में या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बट फॉर दिस इंस्टेंस जैसे कि अभी अब बहुत सारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये टेबल को अच्छे से याद रख लो स्क्रीनशॉट लेके, देन हम इसको वो जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के चैप्टर आएगा या फिर जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी मैं आप लोगों को इसको डिटेल बाय डिटेल पढ़ाऊंगा कि सॉलिड बाय सॉलिड क्या है, सब्लिमेशन क्या है, विनोइंग क्या है या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है, इसका जो मतलब है हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आप अब बस अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे बताइए कि मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है या फिर इम्प्योर सब्सटेंस है, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। सो द आंसर इज मिल्क इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। मिल्क इज ए इम्प्योर सब्सटेंस, चाहे आप उसको डायरी फार्म से लेके आए या फिर डायरेक्ट फ्रेश दूध लेके आए गाय से। क्यों मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है, चलिए इसको अब एनालिसिस करते हैं। एज पर द मिल्क नेचर, जो मिल्क का नेचर है उससे आप देख सकते हैं कि इसका जो 90% है वो एक्चुअली क्या है, वाटर है। 90% ऑफ मिल्क इज एक्चुअली वाटर and the rest of 10% actually contains milk protein, milk fiber, milk fat and different vitamins। Okay, that's why milk is called as the impure substance। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन को और ये एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद रख लीजिए। अभी हम आगे देखते हैं, जैसे कि कोई भी लिटरेचर में उसके अल्फाबेट ही उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे साइंस में या फिर हमारे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस लैंग्वेज। हेंस द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द अल्फाबेट ऑफ आवर लैंग्वेज। सो जो हमारा द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो टॉपिक है उसमें एक्चुअली हम एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। एंड एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। That's why I have invested your 10 to 12 minutes in how elements driven from the matter। Okay, so पीरियोडिक टेबल एक हमारा अल्फाबेटिक जैसा का चार्ट है जहां पे कि हम दुनिया में अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनको उनके स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक रेगुलर फैशन में
अरेंज करके रखे हैं। सो दिस टेबल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। ये ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जिसको कि मेंडलीव नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। इसके बारे में हम और डिटेल और इसको कैसे याद रखना है उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी हम ब्रीफली इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे सारे मेटल, नॉन मेटल और जितने भी मेटालॉइड एलिमेंट हैं वो सब कुछ यहाँ पे अरेंज हुए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चीज कितने कितने मात्रा में इधर अरेंज करके रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस आर गैस, दिस आर लिक्विड, सॉलिड एंड सम ऑफ आर मेटालॉइड ऑल्सो। और एक जो ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल का, एक जो ब्लॉक होता है उसमें एक्चुअली जनरली सिंबल, एटॉमिक वेट, नेम, इलेक्ट्रॉन पर सेल एंड एटॉमिक नंबर, ये 5 पैरामीटर लिखे हुए मिलेंगे। सो दिस इज ए सिंपल इंट्रोडक्शन टू द पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे कि हम सारे एलिमेंट्स को एक रेगुलर फैशन या फिर उनके जो भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके हिसाब से उसको अरेंज करके पढ़ते हैं। सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो नाउ लेट्स एंटर टू द main topic of language of chemistry. So the main topic of language of chemistry are these topics, that means the symbol, valency formula and radicals. ये चारों को ही स्पेशली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स बोलते हैं। लेकिन एज पर मी अगर आप मुझे पूछे तो हम ये कोर्स ऐसे डिजाइन किए हैं कि मेरे हिसाब से ये तीनों को भी मैं इस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के मॉड्यूल में ऐड कर रहा हूँ। दैट्स वाई इस वीडियो में हम ज़्यादातर ये फर्स्ट 4 को कवर करेंगे और इसका जो व्हाट इज केमिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम ये रेस्ट 3 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलिए सिंबल से स्टार्ट करते हैं। ओके तो दोस्तों व्हाट इज सिंबल? सिंबल्स इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। अगर हम कोई भी चीज को अगर उसको हम सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज द सिंबल। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ग्रीक साइंटिस्ट लोगों से इंस्पायर है, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे नेचर को समझने के लिए सिंबल्स के यूज करते थे ताकि वो एनवायरनमेंट और उस टाइम के जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस को अच्छे से समझ सके। वैसे तो हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी या फिर हमारे एंशिएंट इंडियन जो मॉन्क्स थे या फिर साइंटिस्ट में बोलो वो लोग भी बहुत सारे सिंबल का यूज करते थे। जैसे कि हम लोग जो ओम लिखते हैं या फिर जो भी स्वस्तिक सिंबल लिखते हैं या फिर जितने भी डिफरेंट सेक्रेट सिंबल्स हैं उन लोगों के एक्चुअली एक प्रॉपर और डेफिनाइट मीनिंग है। जो अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं देन मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज का हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी तो उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस मुश्किल काम को डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने सॉल्व करते हुए जितने भी एलिमेंट्स आए उस टाइम पे उन सबको वो लोग पिक्चरियल फॉर्म या फिर आर्टिस्टिक वे में कुछ इस तरह के सिंबल से वो लोग रिप्रेजेंट करने लगे। तो ये हो गया सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया कार्बन एंड एटसेट्रा। तो इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या आई? दिक्कत सबसे बड़ी चीज ये थी कि अगर मुझे पानी लिखना है मतलब वाटर लिखना है तो मैं अभी कितने आसानी से H2O लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे डाल्टन के इस यदि थ्योरी को अप्लाई करता तो मैं वाटर लिखने में मुझको पहले से एक बड़ा सा अंडा बनाना पड़ता, फिर उसके बाद और एक अंडा बना के उसके अंदर एक बिंदी देना पड़ता और एक साइड में और एक अंडा बना के एक बिंदी देना पड़ता। तो ये मुझे काफी ज्यादा टाइम भी लगता और बहुत कॉम्प्लेक्स है। चलो ये मान लेते हैं ये वाटर है तो इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है तो हम इसको आसानी से बना लेते हैं। लेकिन अगर बड़ा बड़ा मोलिक्यूल होगा, बड़ा बड़ा कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा देन इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इस प्रॉब्लम को दूर करते हुए बर्जेलियस नाम के एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने और स्वीडिश केमिस्ट ने सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई थ्योरी दी जिसको कि हम मॉडर्न थ्योरी और मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन थ्योरी ऑफ सिंबल्स बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए या फिर 3 रूल्स दिए जिसको कि अभी हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहला रूल अगर हम देखें तो अगर कोई भी एलिमेंट का नाम है तो अगर हम उसका फर्स्ट लेटर को लिख लेते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज इट्स सिंबल। जैसे कि मानो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H है, देन H इज रिप्रेजेंट एज द हाइड्रोजन। ठीक वैसे ही B फॉर बोरॉन, तो अगर हम बोरॉन का अगर फर्स्ट लेटर B ले लेते हैं देन इट विल बी द सिंबल फॉर बोरॉन। लाइकवाइज कार्बन। लेकिन ये फर्स्ट रूल में जो ड्रॉबैक आया वो क्या आया? अगर सेम एलिमेंट का अगर 2 ठो नाम हो गया, जैसे कि सपोज C फॉर कार्बन और C फॉर कोबाल्ट आ गया,
ठीक है। तो इस केस में अगर हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्लैश हो रहे कार्बन एंड कोबाल्ट, आप देख सकते हैं सी एंड सी। इसको दूर करने के लिए उन्होंने सेकेंड रूल जो दिया, वो उन्होंने बोला अगर ऐसा कोई भी दो एलिमेंट्स के नाम में अगर क्लैश हो रहा है, देन वो सेकेंड एलिमेंट में क्या करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में लिखेंगे और सेकेंड लेटर को हम स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, दैट्स व्हाई द E comes from the second letter of the helium spelling. Okay, likewise beryllium, Cl for chlorine and CO for cobalt. ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रूल था वो ये था कि अगर हम उस टाइम पे कि हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को भी हम ले सकते हैं कि जो कि उस टाइम पे डिस्कवर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसको कि हम उसके लैटिन के नाम पे लिखेंगे, उनके लैटिन नाम में लिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, बट इसका जो एक्चुअल नाम है, लैटिन नाम है, उसका नाम क्या है, नेट्रियम है। ठीक वैसे ही Fe का क्या है, फेरम है। आप मुझे Hg का कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी देखना चाहता हूं आपको पता है कि नहीं, क्योंकि ये Hg का बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद Au का होता है एरम, एरम मतलब गोल्ड, हम जो गोल्ड सोना बोलते हैं ना, उसको हम Au उसका सिंबल होता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी हम एलिमेंट्स देखते हैं जिनको कि हम लैटिन से नहीं बल्कि दूसरे लैंग्वेज या फिर दूसरे लिटरेचर से लाए हैं, जैसे कि डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर टंगस्टन, बट उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है वुल्फार्म, जो कि एक्चुअली जर्मन स्क्रिप्चर से आया है। ठीक वैसे ही जेडन स्टैंड्स फॉर जिंक, ZINC, लेकिन उसका जो ओरिजिनल नाम है वो ZINK है, जो कि सेम जर्मनी से लिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में जी लिख दिया हूँ। उसके बाद जैसे जैसे अब फिर से टाइम चलता गया और भी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी, और आप लोगों को पता होगा हमारे जो न्यू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वहां पे तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के नाम पे आधार होके कुछ एलिमेंट्स है। जैसे कि अगर मैं सबसे फेमस वाला बोलूं तो ES स्टैंड्स फॉर आइंस्टाइनियम, जो कि हमारे फेमस साइंटिस्ट, फेमस फिजिसिस्ट आइंस्टाइन के ऊपर लिया गया है। ठीक वैसे ही हमारे जो पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके फादर यानी मेंडल, उनके आधार पर मेंडेलेवियम बोल के एक एलिमेंट है हमारे एफ ब्लॉक में, जो कि एक एक्टिनाइड है। ठीक है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स के हिसाब से है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा Pu फॉर प्लूटोनियम, ठीक वैसे ही Np फॉर नेपच्यूनियम, ये भी हमको एफ ब्लॉक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ ऐसे भी नाम है जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट के आधार पे है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियम, जो कि एक कॉन्टिनेंट है। ठीक वैसे ही एक कंट्री के नाम पे भी है, जैसे कि AM स्टैंड्स फॉर अमेरिकियम। तो ये हो गया सिंपल और मतलब क्रिस्पी डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स सिंबल। ओके, अभी हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। So friends, what is valency? Valency is nothing but the combining capacity of the element with the other element. Okay, valency is nothing but the combining capacity of the element with the other element and is equal to the number of electrons that actually taking part in that chemical reaction and is equal to the number of electrons that actually taking part in the chemical reaction. मतलब अगर एक एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन करना चाहता है, देन द कैपेसिटी विल नोन एज द वैलेंसी। अगर मैं इसको आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं, सपोज आप एक बंदे हैं या फिर बंदी हैं, आप अपने ओपोजिट मतलब बंदे हैं तो बंदी को, बंदी है तो बंदे को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बंदे या बंदी को पटा सकते हैं, ये होगी आपकी वैलेंसी। सो वैलेंसी इज नथिंग बट द पटाने की कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, अभी मैं एक बेसिक सा डाउट क्लियर करने वाला हूं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी के बीच, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी के बीच। तो वैलेंस सेल एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एटॉमिक मॉडल का आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, और वही वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन वैलेंसी का मतलब क्या है? ये जो वैलेंसी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जब ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो होता है वैलेंसी। So valency is nothing but the number of valence electron is actually taking part in that chemical reaction. Valency is nothing but the number of valence electron that actually taking part in that chemical reaction. But all the number of electron or all the valence electron are not mandatorily participating in the valency. ओके ऐसा कोई जरूरत नहीं कि सारे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज व्हाई वैलेंसी इज मे बी स्मॉलर देन और इक्वल टू वैलेंस सेल। बस आप इस फॉर्मूले को याद रख लो, आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये जो वैलेंसी है हम इसको दो कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड वन इज मेटल एंड नॉन मेटल। ओके अभी हम देखते हैं इसका जो है हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट। तो हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट कंबाइंस और डिस्प्लेस बाय द एलिमेंट। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट एक्चुअली कंबाइंस और डिस्प्लेस बाय द अदर एलिमेंट। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, सपोज HCl, तो यहाँ पे क्लोरीन एक ही हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया हुआ है, सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विल बी 1। अगर हम एक वैलेंसी लिख रहे हैं दैट मींस इट इज कॉल्ड एज द यूनिवैलेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O मतलब पानी, इस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हुए हैं या फिर कंबाइन हुए हैं, तो सो इट इज बी कॉल्ड एज बाईवैलेंट। ठीक वैसे ही ट्राईवैलेंट का एक एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको जरूर देखूंगा। इसका एग्जांपल है NH3 एमोनिया, one of the poisonous gas. Okay, so this is the simple explanation of the hydrogen type of valency. लेकिन इसका जो ड्रॉबैक क्या है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे, ऐसा तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए जितने भी बाकी है उनके लिए हमने क्या बनाया है, मेटल एंड नॉन मेटल टाइप का कॉन्सेप्ट, जिसका जो रूल है वो रहा ये आपके सामने। ये हो गया रूल नंबर 1 एंड दिस इज द रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल इज कॉल्ड एज वैलेंसी ऑफ मेटल। whereas the second rule, number of electrons gains by the non metal is known as वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है क्लियर कट, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है? इसको समझने के लिए हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी का अगर हम डेफिनेशन से हट के अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है भूखा। अगर आप भूखे हो और आपके तरह कोई अगर एक चपाती फेंक देता है या फिर कुछ खाना फेंक देता है, देन आप कैसे उसको लपड़ के खाओगे, वो हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक वैसा ही जो एलिमेंट के पास खाने, वो भूखे से पूरा मरा रहा है, वो पूरा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, अगर उसके पास अगर हम एक इलेक्ट्रॉन नाम के खाना फेंक देते हैं, देन वो जैसे पलक झपक के वो खाने को लपक लेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट्स व्हाई नॉन मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो नेचर है, जो मतलब भूखा नेचर है, वो एक्चुअली नॉन मेटल्स का होता है। दैट्स व्हाई दे एक्चुअली गेन इलेक्ट्रॉन। दे गेन इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन? ताकि वो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करके वो स्टेबल हो जाए। ठीक वैसे ही मेटल का क्या सीन है? मेटल मतलब बहुत अमीर है, हम लोग बहुत अमीर, हमें बहुत एटीट्यूड है, हम बहुत प्राउडी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। या फिर सपोज आपने बहुत कुछ खाया है या फिर आपके पास बहुत पैसा है और अभी तो सेल चल रहा है, दिवाली की दशहरा की सेल थी, तो आप मन खोल के जी भर के पैसा उड़ाइए, पैसा लुटाइए। ठीक वैसा ही मेटल वालों का भी वही सीन है, उनके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, चलो भाई आओ ले लो, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, मैं पैसे बांट रहा हूँ, उनका वही सीन है। दैट्स व्हाई मेटल एक्चुअली लॉस इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज द
नॉन एकेडमिक एक्सप्लेनेशन, एकेडमिक एक्सप्लेनेशन हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में समझेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दैट्स व्हाई all metal and hydrogen have the positive valency while all non-metal have negative valency. Okay, all metals and hydrogen have positive valency and all non-metals have negative valency. इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं सिंपल सा, तो सपोज सोडियम का वैलेंसी निकालो बोले तो हम इसको कैसे करेंगे? इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो 11 एटॉमिक नंबर का 281 हो गया। तो अगर इस एक्स्ट्रा आउटर 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल देंगे देन इट विल बी 2 and 8, दैट मींस ऑक्टेट सेटिस्फाई। सो सोडियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं देन इट विल बी सोडियम प्लस एंड इट विल बी स्टेबल, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 है वैलेंसी, तो इसको हम भी क्या बोलेंगे? ठीक वैसे ही यूनिवैलेंट ही बोलेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम का लेंगे देन मैग्नीशियम का क्या होगा? 282, राइट। सो मैग्नीशियम से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं देन इट विल बिकम मैग्नीशियम 2 प्लस, देन इट विल आल्सो कॉल्ड एज द बाइवैलेंट। ओके, तो ये हो गया मेटल्स का एग्जांपल। अभी चलो देखते हैं एक नॉन मेटल का एग्जांपल। चलो अभी हम नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का कितना होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 and 5। सो अगर हमको बाहर मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करवाना है तो ये नॉन मेटल है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? खाना फेंकना पड़ेगा। ले बेटा खा ले, खा ले। तो इसको हमको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो कितना गेन करवाना है? 8 - 5 = 3। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 खाना हम नाइट्रोजन को दे रहे हैं देन इट विल सेटिस्फाई इट्स ऑक्टेट। तो इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिए, तो ये हो गया नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी। इसका जो वैलेंसी हो गया वो कितना हो गया? 3, दैट मीन्स ट्राइवैलेंट। ओके, सो कुछ इस तरह से हमने वैलेंसी के जो भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे खत्म किए। लेकिन यहाँ पे और एक नई चीज शुरू होती है, वो होती है वेरिएबल वैलेंसी। क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी मतलब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके एक से ज्यादा वैलेंसी है, जिसको कि अभी हम देखेंगे। ओके, सो वेरिएबल वैलेंसी, our next topic is variable valency। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है? अगर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा वैलेंसी है देन इट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल वैलेंसी। जनरली वेरिएबल वैलेंसी ऑफनली सीन बाय दिस ट्रांजिशन मेटल। हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये जो बीच का यहाँ पे जो लिखा है, उन लोगों में से जितने भी एलिमेंट है वो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज द वेरिएबल वैलेंसी। वो क्यों दिखा देते हैं उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम इसको सिर्फ इतना लिख देते हैं, ड्यू टू एनर्जी लेवल क्रॉसओवर एंड स्टेबिलिटी। बस ये 2 टर्म लिख दो, ठीक है। अगर आप 12 स्टैंडर्ड के अंदर है और ज्यादा है देन आप मुझे पर्सनली डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए मेरे इंस्टा एंड एफबी में, मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप 12 तक की हैं देन द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ड्यू टू एनर्जी लेवल क्रॉसओवर एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन उससे बाहर भी कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका भी हमको वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलता है, जैसे कि लेड। आप लोगों को पता होगा ये लेड, ये इस लेड का हमको 2 वैलेंसी देखने को मिलता है। एक होता है 2+, एक होता है 4+, जिसको कि हम बोलते हैं प्लम्बस एंड प्लम्बिक। ओके, तो ये जो नोमेनक्लेचर है वेरिएबल वैलेंसी का, उसको हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टेबल, जहाँ पे कि मैं एकदम कम एग्जाम्पल लेके बैठा हूँ। आई थिंक आई हैव अराउंड 8 और 9 एग्जाम्पल। इसका ट्रिक देखते हैं और इसको याद कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी है, स्पेशली 2 ही होते हैं वेरिएबल वैलेंसीज में, तो अगर उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको लिखना है तो उसके नाम के बाद हमको क्या लिखना है? OUS। जैसे कि सपोज कॉपर, तो क्यूप्रस। कॉपर का क्या होगा? क्यूप्रस। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो CuCl2, इसका नाम क्या होगा? क्यूप्रस क्लोराइड। क्या होगा? क्यूप्रस क्लोराइड। लेकिन उसका अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे कि +2, तो उसका क्या होगा? क्यूप्रिक। क्या होगा? क्यूप्रिक। इसका क्या होगा? क्यूप्रस, इसका हो गया क्यूप्रिक।
ठीक वैसे ही Hg का क्या होगा, बोलिए। आर्जेंटियस, आर्जेंटिक, आर्जेंटियस, सॉरी Ag का आर्जेंटियस एंड आर्जेंटिक। तो ठीक वैसे ही Hg का बोलिए, मैंने तो आपको पहले से भी बोला रखा है कि Hg का क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक वैसे ही Fe का क्या होगा, ये देखिए Fe का +2 एंड +3, इसका जो दो है, एक हो गया +2, एक हो गया +3, ये हो गया फेरस, ये हो गया फेरिक, ये हो गया फेरस, ये हो गया फेरिक। ये जो नोमेनक्लेचर है ये भी बहुत बार हमको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन में आते हैं वो एक्चुअली रेडिकल से पूछे जाते हैं। लेकिन पहले हम इस वेरिएबल वैलेंसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी जो थर्ड पार्ट आएगा हम वहां पे रेडिकल्स को भी समझेंगे, और उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा सा चार्ट दूंगा जो जिसमें कि सारे एग्जांपल्स कवर हो गए होंगे, जिसको कि हम वेरिएबल बैलेंसिंग चार्ट बोलेंगे। यहाँ पे मैं बस कुछ एग्जांपल देखा हूँ। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको पहले से बता रखा है, लेड का मतलब पीवी का प्लम्बस, प्लम्बिक, एसएन का स्टानस, टैनिक, ओके, एमएन का मंगानस, मंगानिक, मंगानस, मंगानिक, ओके। अभी हम देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ये दो कॉन्सेप्ट जो है इसके भीतर क्या डिफरेंसेस है या फिर क्या सिमिलरिटीज है। क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रांजिशन मेटल या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट में ज्यादातर देखा जाता है। ठीक वैसे ही वहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी या फिर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, so these are the differences between the valency and oxidation state. Valency is nothing but the combining capacity of an element, while the oxidation state is the number of electrons that a particular atom can lose, gain, or share with another atom. Okay, oxidation state is the number of electrons that a particular atom can lose, gain, or share with another atom. Okay, valency doesn't indicate any electrical charge, while oxidation state indicates the electrical charge. Okay, वैलेंसी में इसीलिए हमने +1 +2 ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यूनिवैलेंट, बाईवैलेंट ऐसा लिखा। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जब आता है हम वहां पे +1 +2 ऐसा कुछ करके लिखते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी एग्जांपल है हम इसी पार्ट से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी एग्जांपल्स होंगे या फिर उसके बाद जो भी हमारा रेडिकल से वेरिएबल वैलेंसी चार्ट है, और उसके बाद जितने भी केमिकल फॉर्मूला है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, वो सब कुछ हम इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में सब्सिक्वेंटली करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। ठीक है, पहले हम इसको खत्म कर देते हैं। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। देन valency actually determines the maximum number of bonds that an atom has. Actually valency decide करता है कि एक एटम में कितना मैक्सिमम बॉन्ड हो पाएगा। जैसे कि अगर मैं कार्बन का बोलूं तो कार्बन का वैलेंसी +4 होता है। दैट मीन्स कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड कर पाएगा। ठीक है, जिसका कि आप लोग बेस्ट एग्जांपल मीथेन देखते हो हमारे स्कूल लेवल में या फिर हाई स्कूल लेवल में। ठीक है, बट oxidation state doesn't indicate the number of bonds that a particular atom can have. Oxidation state doesn't indicate the number of bonds that a particular atom can have. Okay, then valency of a pure element depends on the number of electrons it has in its valence shell of an atom. Obviously, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि valency of an element actually depends upon the number of valence electron it has. लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट का ऐसा कुछ नहीं होता है। प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है, ये याद रखिए। प्योर एलिमेंटल स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। लेकिन एक एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा वो एक्चुअली उसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट, वैलेंसी नेवर बी 0, वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट या फिर वो एटम कौन से स्टेट में है, या फिर वो कंपाउंड में है या फिर मोलिकुलर स्टेट में है या फिर कौन से स्टेट में है। यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज जीरो वैलेंसी, व्हाट इज जीरो वैलेंसी, ये टर्म को अच्छे से याद रख लो। व्हाट इज जीरो वैलेंसी? जीरो वैलेंसी एक्चुअली सिर्फ नोबेल गैस यानी ग्रुप 18 एलिमेंट्स के द्वारा शो किया जाता है। ओके, क्योंकि वो लोग आइसोलेटेड होते हैं, वो किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करते। द बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द जीरो वैलेंसी। ओके, सॉरी,
आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ दबा के लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और पार्ट 3 हम बहुत ही जल्दी आएंगे, जहाँ पे कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट करके बाकी सारे रिमेनिंग टॉपिक्स को खत्म करेंगे। सो थैंक यू।